सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि पता है कि आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जो कि आपके लिए पैरेलली क्या है कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए भी पूरी तरह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 9 सेट ऑलरेडी मैंने डन करवा दिए हैं। ये आपका 10th होने वाला है और 10 आपका जो सेट है आपका यानी कि आपका 10वां सेट आज से शुरू होता है। 9 सेट जिन्होंने नहीं देखे हुए वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मिल जाएगा, उसमें आपका मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको वीडियो को लाइक कर देना, आई होप कि आप लोग कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है, विच हिल्स इज राष्ट्रपति भवन बिल्ट। तो अगर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो ये बना हुआ है रायसीना हिल्स पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। और अगर इससे ये पूछे कि रायसीना पहाड़ी हिस्सा किसका है तो अरावली पर्वत का ये एक हिस्सा है जो आपका रायसीना पहाड़ी है। और जो आपका अरावली पर्वत है इसको क्या है कि आपके सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। और अरावली पर्वत आपका आता किस क्षेत्र में, अगर बात करें तो ये राजस्थान क्षेत्र में आपका आता है वर्तमान में। और इसी का हिस्सा आपका रायसीना है जो कि आपका राष्ट्रपति भवन जिस पर बना हुआ है। एक्चुअली राजस्थान के आपका हरियाणा में भी आता है और आपका हरियाणा के साथ साथ राजस्थान गुजरात में आपका अरावली फैला हुआ है। और अरावली पर्वत की अगर मैं बात करूं कि अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है आपका वो कौन सा है तो वो आपका है गुरु शिखर। आपको ये भी याद रखना है कि यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर अरावली के आपसे पूछे तो आपके लिए गुरु शिखर हो जाएगा। और गुरु शिखर पर ही आपका क्या है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये गुरु शिखर पर आपका दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर बना हुआ है। बाकी अगर गुरु शिखर की ऊंचाई की आपसे बात की जाए तो कुल 1722 किलोमीटर जो है ये गुरु शिखर की ऊंचाई है। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर आप लोग रिजल्ट देखिएगा एमटीएस एग्जाम में आपका किस तरह से आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जैसा कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है इसके अंदर। और जो मॉक टेस्ट आपका होता है ये क्या है कि आपका सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट होता है आपका टेक्स्ट बुक का होता है, जो कि आपका आज ऑफर के तौर पर जो कि समर सेल इसका चल रहा है, जिसमें कि आपको 307 रुपये में मात्र आपको मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड आपको राज10 जैसे यूज करेंगे आपको ये मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि आपका 1 पास फॉर ऑल एस एग्जाम, यानी कि सारे एग्जाम होते हैं आपको एक ही पास के अंदर कवर हो सकते हैं। यानी कि 700 प्लस एग्जाम आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आपका टेक्स्ट बुक है जिसमें कि आपके 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपके सभी एग्जामों के। इसमें अगर बात करें तो आपका जो है 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यानी कि 2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर इनरोल हैं। और आपके 17,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाएंगे। और जैसे ही आप देखिए एसएससी एमटीएस अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एसएससी एमटीएस में जैसे ही आप जाएंगे टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एसएससी एमटीएस देखिए 2024 कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और इसमें जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ से आपका ये आपके मिल जाएंगे 211 आपके चैप्टर टेस्ट, 45 सब्जेक्ट टेस्ट, 10 आपके सेक्शनल टेस्ट, 16 आपके फुल टेस्ट। और इस सेक्शन में आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे पुराने वर्षों के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है और सारे एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज ही परचेज करें, मेरा कूपन कोड यूज करें राज10, आपको 307 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग परचेज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला ये है कि क्षुद्र ग्रह के विस्फोट से किस झील का निर्माण हुआ है, विच लेक वॉज फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ एन एस्टेरॉयड। या आपका उल्का पिंड समझ सकते हैं, क्षुद्र ग्रह न कह करके उसको उल्का पिंड कई जगह लिखा मिलता है, उल्का पिंड आप समझ सकते हैं। तो इससे जो निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है लोनार झील का, यानी कि लोनार झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उल्का पिंड की वजह से निर्माण जिसका हुआ है। और ये किस राज्य में आती है अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में जो है आपके उल्का पिंड आपका लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में आती है। इसके साथ साथ आप एक और इम्पोर्टेंट झील याद रखेंगे, पुलिकट झील आपको याद रखना है, क्योंकि जो पुलिकट झील है ये आती है तमिलनाडु में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिकट के साथ साथ आपकी कोलेरू झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेरू से भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। कोलेरू झील की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में आती है। और इसके साथ साथ आप याद रखें वेम्बनाथ झील आप याद रखिए, क्योंकि ये पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर में, लास्ट टाइम आपकी एमटीएस में थी। वेम्बनाथ जो झील है ये आपके केरल में आती है। और केरल के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वेम्बनाथ जो झील है
ये आपके भारत की सबसे आपकी लंबी झील है। ये चीज़ याद रखना है कि अगर आपसे भारत की सबसे लंबी झील पूछे तो वो वेम्बनाथ झील हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्स 97 किलोमीटर यानी कि 97 किलोमीटर आपकी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए भारत का यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो कुंचिकल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, यानी कि ये आपका ये पूछे कि ये किस राज्य में है आपका, तो कुंचिकल जो है आपका कर्नाटक में है। और किस नदी पर बना हुआ है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। दिस इज सिचुएटेड ऑन वाराही रिवर, आपको याद रखना है कि वाराही नदी पर जो है आपका बना हुआ है। और आप याद रख सकते हैं जैसे आपका होगनकल होगेनकल आपसे पूछा जाता है, एक आपको याद रखना है होगेनकल जो आपका होता है, ये आपको जलप्रपात याद रखना है होगेनकल, ये आपका बना है जाकर के कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि कावेरी नदी पर ही है आपका एशिया का पहला जो जल विद्युत ग्रह था, यानी कि जहाँ पर लाइट बनती है आपका जल विद्युत ग्रह जो है एशिया का पहला बनाया गया था, जो कि आपकी कावेरी नदी पर बना हुआ था 1902 के अंदर। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। शिव सुंदरम जलप्रपात भी आपका कावेरी नदी पर है, इसको भी याद रखेंगे, यानी कि शिव जो सुंदरम जलप्रपात है ये भी कावेरी नदी पर है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ये भी आपका कावेरी नदी के अंतर्गत आता है। और कावेरी नदी की अगर बात करें कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ कहाँ आपकी आती है, तो ये आपकी आती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ साथ जो है आपका कर्नाटक, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के आपके बॉर्डर में आती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में आपकी बहती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। देखिए अगर अशोक की बात करें कि कितने वर्ष के बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये देखिए 200 आपका जो है 61 ईसा पूर्व में आप समझ सकते हैं, यानी कि 261 बीसी में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको ये याद रखना है। और 269 बीसी में क्या है कि ये राजा बने हुए थे अशोक, यानी कि 8 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 साल बाद जो है अशोक के राज्याभिषेक के बाद में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, क्योंकि ये 261 बीसी में लड़ा गया था और इनका जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ था। और ये हुआ किसके खिलाफ था, तो ये थे पद्मनाभ, यानी कि पद्मनाभ जो थे ये कलिंग के राजा थे, कलिंग के शासक थे, जिनके खिलाफ इसको लड़ा गया था, ये याद रखना। और कलिंग आपका बात करें तो कलिंग ही है जो आज का वर्तमान में आपका उड़ीसा कहलाता है। कलिंग क्या है आपका उड़ीसा कहलाता है। और उस समय पर जो है इसकी राजधानी थी वो थी तोसली। अगर आपसे कलिंग की राजधानी पूछे प्राचीन में तो वो आपकी हो जाएगी तोसली। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। और आपको पता होगा कि इसके बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म आप अपना लेते हैं अशोक, और मौर्य वंश से इनका संबंध था। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन कि गुर्जरा अभिलेख किस राज्य में है। देखिए गुर्जरा अभिलेख आपसे पूछा गया क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ही आप समझिए। गुर्जरा अभिलेख जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक के जो आपका नाम का उल्लेख अगर बात करी जाए कि अशोक के नाम का जो उल्लेख है वो किस आपके अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के जो नाम का उल्लेख है वो गुर्जरा अभिलेख के अंतर ही आता आपका अंतर्गत मिलता है, यानी कि गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है। क्योंकि शिलालेख का दौर जो है वो अशोक का रहा, कई शिलालेख का इन्होंने निर्माण करवाया। शिलालेख कुल 14 बनवाए हुए थे अशोक ने। वहीं अगर स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख 7 यानी कि शिलालेख से आधे बनवाए हुए थे। और अगर गुहा लेख की बात करें, गुहा लेख जो थे गुहा लेख कुल 3 नए हुए थे अशोक के, तो गुहा लेखों की संख्या 3 नई हुई थी। बाकी इनके जो शिलालेख की खोज थी वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या खोज पहली बार ही होती है 1750 यानी कि 1750 में इसकी खोज की गई थी टी फैंथलर के द्वारा। ये चीज़ भी याद रखना है, यानी कि टी फैंथलर के द्वारा खोज की गई थी गुर्जरा आपके शिलालेख के जो अशोक के थे। और इनको जो पढ़ने वाला व्यक्ति था सबसे पहले वो था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा हुआ था, और जो कि आपका 1837 में हुआ था, याद रखना है 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया था, अभिलेख को पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य किस रंग के मत पत्र का प्रयोग करते हैं। विच कलर बैलेट पेपर डू द असेंबली मेंबर्स यूज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहली चीज तो ये अप्रत्यक्ष होता है, और इसमें क्या होता है, जनता इसमें वोट नहीं करती है, और जनता के द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं वो आपके एमपी होते हैं और एमएलए, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, साथ ही साथ जो होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, और वो सदस्य होते हैं निर्वाचित। यानी कि कह सकते हैं कोई जो सदस्य है वो मनोनीत नहीं होगा, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य होंगे। तो जो उसमें एमपी होते हैं, यानी कि एमपी की अगर बात करें तो इनको पिंक कलर यानी कि गुलाबी कलर का बैलेट पेपर मिलता है। यानी पिंक कलर का जो बैलेट पेपर है वो एमपी यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलता है, और जो एमएलए हो गए यानी कि विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको ग्रीन कलर का बैलेट पेपर मिलता है। ये चीज़ याद रखना है, ग्रीन कलर का जो बैलेट पेपर है ये विधानसभा सदस्यों को मिलता है, और जो आपका हो गया पिंक कलर का बैलेट पेपर है ये आपके एमपी यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलता है। और इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन को आप लोग को ढंग से समझना है, उसको पढ़ना है और याद रख लेना, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उप राज्यसभा का आपका सभापति होता है। अंडर विच आर्टिकल द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अगर इसकी बात करें तो आर्टिकल यहाँ पर जो है आपका 64 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद आपका 64 यानी कि आर्टिकल 44 होता है, ये क्या बताता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का उपसभापति होगा। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। और जो उपराष्ट्रपति का पद आपका है, यानी कि पद की बात करी जाए तो वो अनुच्छेद आपके 63 में दिया गया, यानी कि आर्टिकल 61 जो होता है 63 जो होता है ये उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। और इनके चुनाव के बारे में अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये आर्टिकल 71 में दिया गया है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और इनका जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 66 यानी कि जो इनका निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में आपका दिया हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल अगर आपसे 61 पूछे तो ये महाभियोग हो जाएगा, राष्ट्रपति का हो जाएगा। और आर्टिकल आपका जो है यहाँ पर बात करें 72 तो ये क्षमादान के लिए होता है, यानी कि क्षमादान यानी कि मृत्यु दंड अगर किसी को मिला है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, वो अनुच्छेद 72 में होता है। और अनुच्छेद 123 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसको भी याद कर लेंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आर्टिकल। और सुप्रीम कोर्ट को जो है सलाह किसके अकॉर्डिंग दे सकता है, अगर बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो सलाह देता है राष्ट्रपति वो आर्टिकल 143 यानी कि 143 के अंतर्गत दे देता है। तो ये आपको सारे आपको क्वेश्चन तैयार कर रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जैसे आपका मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो आपका इन विच ईयर वर द मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी इंक्लूडेड इन यूनेस्को। तो यूनेस्को के जो यहाँ पर अगर बात करें यूनेस्को में जो हम्पी है के आपके स्मारक हैं तो इनको शामिल किया गया था आपके 1986 यानी कि 1986 के अंदर आपके शामिल किए गए। और हम्पी के स्मारक आपके कर्नाटक में है। बाकी यूनेस्को की अगर यहाँ पर सूची की बात करें कितनी धरोहर है तो ये कुल 42 हैं यूनेस्को की जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को में। और अमूर्त धरोहर की बात करें तो अमूर्त धरोहर कुल 15 है, इनको भी याद रखना है, इनको इंटेंजिबल साइट बोला जाता है। और इसी साथ आप याद रख सकते हैं महाबली के स्मारक, आप याद रखिए महाबली के, अगर हम्पी के स्मारक तो आपके 1986 हो गए, लेकिन महाबली के स्मारक की अगर आपसे यहाँ पर बात करी जाए तो ये आपके 1984 यानी कि 1984 में शामिल हुए थे और ये आपके तमिलनाडु में है। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, भीमबेटका की जो गुफा हैं जो कि मध्य प्रदेश में है इनको 2003 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं 2003 में शामिल हुई, मध्य प्रदेश में आती हैं। और पट्टाकल के जो समूह यानी कि पट्टाकल आपके जो मंदिर हैं इनकी अगर बात करें इनको कब शामिल किया गया तो इनको 1987 यानी कि 1987 में किया गया और ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। खजुराहो की बात करें, मध्य प्रदेश का खजुराहो जो है, खजुराहो 19 जो है आपका 86 में खजुराहो आपका शामिल हुआ था। तो इस तरह से आप लोग सब कुछ याद रखेंगे। 1986 में आपका ताजमहल भी हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अगर विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये अजय बंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अजय बंगा जो हैं वर्तमान में किसके आपके अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के।
और विश्व बैंक की जो स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे पूछे तो ये आपका 1944 1944 में होती है। और इसने काम करना यानी कि वर्किंग प्रोसेस में जिस वर्ष आया वो था 1945 1945 में काम करना शुरू किया हुआ था विश्व बैंक ने। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में, ये चीज़ भी याद रखना है। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है कि आपके विश्व बैंक का आपका जो है हेडक्वार्टर। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष यानी कि IMF होता है, इनको जुड़वा बहन कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना है। और कुल 189 यानी कि 189 जो कंट्री हैं यानी कि देश हैं वो विश्व बैंक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि लवलीना बोरगोहन किस राज्य से संबंधित हैं। तो लवलीना बोरगोहन की बात करें तो असम से इनका संबंध है, असम राइट आंसर हो जाएगा जिस स्टेट से इनका संबंध है। बाकी अगर इनके खेल की बात करें तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। अगर खेल की बात करें किस खेल से है तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बनी, यानी कि तीसरी मुक्केबाज हैं जो कि जिन्होंने ओलंपिक में पदक आपका यहाँ पर पदक जीता हुआ था। क्योंकि 2008 में जो है 2008 में किसने जीता, विजेंद्र सिंह ने जीता मुक्केबाजी में, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद जो है मैरी कॉम ने जो है 2012 के ओलंपिक में जीता, वो थी मैरी कॉम। और ये भी कौन सा जीता, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक ही जीता हुआ था। और जो टोक्यो का भी आपका पिछला वाला ओलंपिक हुआ 2020 का, इसको जीता हुआ था, इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो जीता लवलीना बोरगोहेन ने, और जो कि आपका ब्रॉन्ज मेडल यहाँ भी आया हुआ था। बाकी जो आपका 2023 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आप लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का जो है, जो कि न्यू दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था, इसमें जो है गोल्ड जीता है लवलीना बोरगोहेन ने, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका जो है कहाँ पर आपका बना हुआ था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका किस वर्ष स्थापित किया गया था। इन विच ईयर द इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये आपका 2018 यानी कि 2018 में जो है आपका इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित हुआ था, जो कि इम्फाल में किया गया था। और इम्फाल से आप समझ सकते हैं इम्फाल आपकी मणिपुर की कैपिटल है, तो मणिपुर में ही आप समझ सकते हैं, यानी कि मणिपुर में जो है आपका पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित किया गया था। बाकी जो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, यानी कि खेलों को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, उद्योग का दर्जा दे दिया, वो देने वाला जो पहला राज्य बना है वो है मिजोरम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके कई एग्जामों में SSC के, कि आपके जो उद्योग का दर्जा देने वाला जो है, यानी कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अगर राइज इंडिया की यहाँ पर बात करें तो प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रतिभा पाटिल हैं वो आपकी राइटर हैं राइज इंडिया पुस्तक की, जो कि पहली राष्ट्रपति थी, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति रही भारत की, जिनकी पुस्तक है राइज इंडिया, प्रतिभा पाटिल के लिए। लाल कृष्ण अगर आडवाणी की आपने पुस्तक के बारे में सुन रखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, माई कंट्री माई लाइफ, कई बार एग्जाम में पूछी गई, माई कंट्री माई लाइफ, ये है लाल कृष्ण आडवाणी की, ये चीज़ याद रखना है। हामिद अंसारी की कई बार पूछ लिए जाती है। अगर हामिद अंसारी की बात करें तो सिटीजन एंड सोसाइटी, यानी कि सिटीजन एंड सोसाइटी जो है यह है हामिद अंसारी की पुस्तक, इसको भी याद रखेंगे, सिटीजन एंड सोसाइटी। यशवंत सिन्हा के बारे में आपको पता होगा कि यशवंत सिन्हा जो थे, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई थी तो उनके जो विपक्ष का नेता था वो थे यशवंत सिन्हा, यानी कि इनके जो विपक्ष के नेता थे वो यशवंत सिन्हा थे। और यशवंत सिन्हा ने इंडिया अनमेड पुस्तक लिखी है। अगर इनकी बात करें इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है तो इन्होंने लिखे इंडिया अनमेड, ये चीज़ याद रखना है, इंडिया अनमेड जो है इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी आप याद रख सकते हैं कि माई टाइप माई लाइफ आप याद रखें, माई कंट्री माई लाइफ तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। लेकिन अगर आपसे माई टाइप माई लाइफ अगर आपसे कोई पूछे माई टाइप माई लाइफ तो ये पुस्तक हो जाएगी शीला दीक्षित की, यानी कि शीला दीक्षित की जो है ये बुक है। और ये आपकी पूर्व CM है, यानी कि दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट ये है
कि मेदराम यात्रा किस राज्य का त्यौहार है। तो मेदराम यात्रा की बात करें तो ये आपका है तेलंगाना का, यानी कि तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेदराम यात्रा तेलंगाना का है। इसके साथ साथ आपको बथुकम्मा भी याद रखना है, पूछा जाता है, यानी कि बथुकम्मा जो है ये भी तेलंगाना का है। और बोनालू हो गया, ये बोनालू त्यौहार में क्या होती है, देवी काली की पूजा करी जाती है, ये चीज़ याद रखना है, पूछ देते हैं। तो काली माता की जो पूजा है वो बोनाली त्यौहार में होती है, जो कि तेलंगाना का ही है। और आप याद रख सकते हैं, इसके साथ साथ थाई पुषम भी पूछते हैं कई बार। थाई पुषम आपका हो गया, थाई पुषम के साथ आपका पोंगल हो गया, पोंगल के साथ आपका पुथांडू हो गया, ठीक है। थाई पुषम आपका पोंगल पुथांडू ये आपके हैं तमिलनाडु के, याद रखना ये तमिलनाडु के हैं। बाकी केरल के दो फेस्टिवल आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला तो है त्रिशूरपुरम, केरल का आप लोग त्रिशूरपुरम याद रखेंगे। और इसके साथ साथ निशागंधी भी याद रखेंगे, यानी कि निशागंधी और त्रिशूरपुरम ये इंपॉर्टेंट तो फेस्टिवल है। बाकी ओणम वगैरह भी है, आपका विशु पर्व भी है जो कि नववर्ष होता है मलयालम का यानी केरल का, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इमर्जिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर इमर्जिंग इंडिया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इमर्जिंग इंडिया, इमर्जिंग अगर इंडिया की बात करें तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, अगर यहाँ पर आपकी बात करें तो ये एक आरबीआई के गवर्नर हैं आपके। अगर हम बात करें यहाँ पर इमर्जिंग इंडिया जो आपसे पूछी गई है, विमल जालान, यानी कि पहले ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो विमल जालान जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है, आपको याद रख लेना, विमल जालान, इनकी पुस्तक का जो नाम है वो इमर्जिंग इंडिया नाम है। इसके साथ साथ द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी जो है इनकी पुस्तक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है वो भी इनकी ही पुस्तक है। इसके साथ साथ आपको एक और पुस्तक याद रखनी है, रघुराम जी राजन की अगर बात करें, आई डू वॉट आई डू, आई डू वॉट आई डू, अगर इस पुस्तक की बात करें तो ये रघुराम जी राजन की है, ये भी गवर्नर हैं, आपको याद रखना है, आरबीआई के रहे हैं। और आप जो इनकी एक और पुस्तक आपको याद रखनी है, थर्ड पिलर उसका नाम है, थर्ड पिलर भी आप लोग, थर्ड जो है पिलर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुई थी जाकर के 12 जुलाई 1982 यानी 1982 में, 1982 में। और समिति थी शिवरमन समिति, यानी कि शिवरमन समिति की आपकी सिफारिश पर जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यहीं अगर आपसे सिडबी की पूछ ले तो सिडबी की हुई थी जाकर के 12 अप्रैल 1990, यानी कि 12 अप्रैल जो है 1990 में हुई थी। और सिडबी का जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है लखनऊ में, याद रखना है। नाबार्ड का जो आपका मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। और 1982 में आपकी एक और स्थापना हुई थी जो कि एक्जिम की स्थापना हुई थी, आपको एक्जिम भी याद रखना है। एक्जिम की स्थापना भी जो है आपके 1 जनवरी 1982 को हुई थी, यानी कि नाबार्ड से लगभग 6 महीने पहले हुई थी। और इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में, ये चीज़ याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं, आई होप आप लोग कर लेंगे। बाकी आपसे जैसा कि मैंने बताया है कि टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है, सबसे बेहतरीन आपके लिए होता है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और मॉक टेस्ट आपका जो है टेक्स्ट बुक का सबसे बेहतर आता है। ऑफर में आपको यहाँ पर 307 रुपये में मिल रहा है, वो भी 1 साल के लिए। कूपन कोड मेरा राज10 है, आपको यूज करना है। परचेज करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाइए वहाँ से परचेज करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।